क्या दोस्तों आप अपने पेट की परेशानी से हमेशा परेशान रहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि बार बार मोशन पास करना है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मोशन आज बिल्कुल नहीं आया है या लूज़ मोशन हो गया है? क्या बार बार गैस बनना, बदहज़मी, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं? जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश शर्मा वंस अगेन। हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गाइस, आज जो टॉपिक, जैसे आपको पता चल गया होगा, मैंने स्टार्टिंग में जो चीज़ें बोली थी, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम सब इस चीज़ से रिलेट करते हैं। ये टॉपिक है हमारा IBS, मीन्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि फैमिलियल टेंडेंसीज में चलती है। मीन्स अगर फादर को है तो आगे बच्चों में ट्रैवल कर जाती है और इस तरीके से ये आगे जनरेशन्स में ट्रैवल करती है। एंड सेकेंडली, IBS जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सबसे ज़्यादा गलत तरीके से मेडिसिन दी जाती हैं जिसमें, और सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन इस चीज़ के बारे में लोगों को है। जैसे कि IBS की अगर मैं बात करूं तो IBS में दो खास सिम्टम्स होते हैं। IBS एक पोलैरिटी की तरह होती है। एक तरफ सिम्टम तो आएगा जी आपको बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन हो गया, दूसरी तरफ सिम्टम आएगा डायरिया हो गया। तो ये एक पोलैरिटी की तरह काम करते हैं, बिल्कुल ही अपोजिट सिम्टम्स मिलते हैं इसमें। तो लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये IBS की प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो सब प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे हैं या जिस प्रॉब्लम की दवाई वो 10 साल 20 साल से खा रहे हैं, वो प्रॉब्लम और कुछ नहीं, IBS ही है। और मैं यूँ कहूँ दोस्तों, जब आप फ्रीक्वेंटली किसी डॉक्टर के पास विजिट करते हो और पेट दर्द की प्रॉब्लम्स आप बता रहे हो और आप रिकवर नहीं हो रहे हो, तो अल्टीमेटली आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी आपके कार्ड पे लिख देते हैं IBS। जी हाँ दोस्तों, तो IBS के बारे में आज हम बात करेंगे, जानेंगे ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, कैसे इससे बचना है, क्या इसकी मैनेजमेंट एलोपैथिक मेडिसिन में दी जाती है और होम्योपैथी को यूज़ हम इस बीमारी को खत्म करने के लिए कैसे कर सकते हैं, या यूं को ये मैनेज करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि IBS है क्या। IBS एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर या तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा। पेट में गैस बनती रहेगी, आपचन रहेगी, पेट फूला रहेगा, वॉमिटिंग वाली सेंसेशन रहेगी, बार बार पेट में गैस होगी। या यूं कहिए एक सिम्टम सबसे कॉमन है कि कभी भी कोई एग्जाम देने जाना है या किसी इंटरव्यू में जाना है या कोई भी नया आपने प्रोजेक्ट लेना है, तो उस प्रोजेक्ट को लेने से पहले ही पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाएगी, बदहजमी शुरू हो जाएगी, पेचिश लग जाएंगी, बार बार ऐसा लगेगा कि स्टूल पास करने जाना है या लेटरिन जाना है। तो ये सारी चीजें जो आती हैं ये पार्ट है IBS का। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कॉज जो IBS का है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, एंजाइटी की वजह से IBS ट्रिगर होता है। और IBS ज्यादातर मैंने देखा है कि ऐसे पेशेंट्स में ट्रिगर होता है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जिनके नियर या डियर वन की किसी की एकदम रिसेंटली डेथ हुई है या फिर कोई उनको मेंटल शॉक लगा है, जिसके बाद से ये बीमारी ट्रिगर हो जाती है। उसके बाद अगर बहुत फ्रीक्वेंटली आप कोई एलोपैथिक मेडिकेशन का सेवन कर रहे हो बिना किसी डॉक्टर के पूछे, तो उसके बाद भी कई बार ये बीमारी स्टार्ट हो जाती है। तो अब IBS को मैनेज कैसे करना है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो डाइटरी मैनेजमेंट, जैसे मैं आपको हर अपनी वीडियो में बोलता हूं, किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए हमें 3 पहलुओं पे काम करना है। सबसे पहला पहलू है डाइटरी मैनेजमेंट, सेकंड पहलू है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, और तीसरा है फिर जब ये दोनों चीजें फेल हो जाए तब तीसरा आता है हमारा मेडिसिनल हेल्प। तो मेडिसिन में हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों मेडिसिन का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डाइटरी में आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप IBS की किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप कॉन्स्टिपेशन वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या डायरिया वाली। अगर आप कॉन्स्टिपेशन वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो एज अंडरस्टूड आपको वो चीजें ज्यादा खानी है जिनसे आपका पेट रेगुलरली साफ हो। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आपने देखा होगा कई पेशेंट्स हैं जिनको स्टूल पास नहीं होता या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो अब वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को बीमारी समझ के उसका इलाज करते रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए कभी ये चूरन खा लिया, कॉन्स्टिपेशन के लिए कभी किस फलाने केमिस्ट शॉप से कोई दवाई ले आए या फलाने डॉक्टर ने कोई दवाई लिख दी वो खा ली। वो प्रॉपरली इसका इलाज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपनी डाइट का पार्ट मिस कर रहे होते हैं। डाइट में आपने वो चीजें खानी है जिनसे आपका पेट नॉर्मली खुले, जैसे कि अपनी डाइट में बल्क ऐड करना है। और बल्क का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है फ्रूट्स वेजिटेबल्स। जी हाँ, आप फ्रूट्स वेजिटेबल का ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए जिससे आपकी डाइट में बल्क ऐड हो।
और उससे स्टूल नेचुरली फॉर्म होके आपको आएगा। लेकिन इसमें एक कैच है, और वो ये है कि कई बार आईबीएस पेशेंट्स में जरूरत से ज्यादा सेल्यूलोज या फ्रूट शुगर जो होती है, इसको सेवन करने से क्या होता है, गैस ज्यादा बनती है। क्योंकि आईबीएस में एक सिम्टम गैस का भी है कि कोई भी चीज खाते हैं उसकी फर्मेंटेशन इतनी फास्ट होती है कि वो गैस बननी शुरू हो जाती है, पेट टाइट हो जाएगा, ऊपर के हिस्से में पेशेंट बार बार कंप्लेन फील करता है। तो ये चीजें हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपको गैस बन रही है किसी चीज से तो उसको आपने इवेल्युएट करना पड़ेगा। इसके लिए डाइटरी, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि आप अपने डॉक्टर को अगर रेगुलर फॉलो करेंगे तो वो आपके डाइट से, आपके सिम्टम से ये पता लगा सकेगा कि ये चीज आपको नुकसान कर रही है और ये चीजें आपने इसमें ऐड करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। सेकेंडली लूज मोशन का भी वही है, अगर आपको लूज मोशन ज्यादा रहते हैं तो आपने चीजें वैसी नहीं खानी है जिनसे पेट की आंतों का मोशन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ फैटी फूड, अगर फैट रिच फूड अगर आप खाते हैं तो उससे क्या होता है, आपके पेट में एक मोशन क्रिएट होता है, उससे ज्यादा मोशंस आते हैं। या फिर कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कॉफी होगी, अल्कोहल हो गया, या फिर और तरह के जैसे होते हैं ड्रिंक्स, अगर आप ये फ्रीक्वेंटली कोला ड्रिंक्स, स्पिरिटेड ड्रिंक्स अगर ये ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, पेट ज्यादा ओपन होगा, और अगर आपको लूज मोशन है तो वो और ज्यादा एग्रेवेट हो जाएंगे। तो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आईबीएस। सेकंड पॉइंट इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया कि आईबीएस का जो मेन ट्रिगर होता है वो होता है मेंटल स्ट्रेस। तो आपने अपने मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम सहारा लेंगे योगा और मेडिटेशन का। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी रूटीन की लाइफस्टाइल में ये डालिए कि आपने योगा 10 मिनट 15 मिनट योगा करना है या फिर मेडिटेशन करनी है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उसके आगे बैठ के मेडिटेशन करें, अपनी मेंटल थॉट्स को कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, फोकस करें और इस चीज को समझें कि जो आपकी बीमारी है उससे लड़ना कैसे है। तो उसका लड़ने का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आपने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग करना है कि वो स्ट्रेस आपके बॉडी पे हावी ना हो पाए। अगर मैं एक बात कहूं दोस्तों, इस बीमारी को हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में रखते हैं। साइको मींस मेंटल, सोमेटिक मींस बॉडी। तो माइंड से जो बॉडी में डिजीज आती है उस बीमारी को हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। तो हमने कोशिश करनी है कि अपने जो साइको है उसको इंप्रूव करना है ताकि हमारी बॉडी पे जो है उसके इफेक्ट्स कम से कम हो। अब आती है नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आप किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। एक्सरसाइज से क्या होता है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि इस डिजीज को सेल्फ कंट्रोल करते हैं। आपका मेंटल लेवल हाई रहता है, आपके अंदर एक इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से आप इस बीमारी को बहुत जल्दी ओवरकम करते हैं। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपने आप को एक प्रैक्टिस भी करनी है। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज बताऊं, दिन में अगर आप 3 बार स्टूल जा रहे हैं दैट इज क्वाइट अ नॉर्मल थिंग, उसको हम एक एबनॉर्मल कैटेगरी में नहीं लेंगे। तो कई पेशेंट्स को पता ही नहीं होता, अगर वो 1 से ज्यादा बार स्टूल पास करते हैं तो उनके दिमाग में ये आ जाता है कि हमें कोई बीमारी हो गई है या हम एबनॉर्मल हैं। तो ये चीजें पहले अपने दिमाग में रखिए कि अगर आप दिन में 3 बार स्टूल पास कर रहे हैं तो उसमें घबराना नहीं है। आपने 3 बार स्टूल जाना इट्स क्वाइट नॉर्मल थिंग, आप जो खा रहे हैं उस हिसाब से आपका स्टूल बन रहा है। तो कई लोग क्या करते हैं, पूरा दिन सिर्फ इसी पे फोकस रखते हैं कि आज स्टूल आया नहीं आया, कितनी बार आया, ऐसा आया तो क्यों आया, उसके अंदर ये कलर था उसका। जब हम जरूरत से ज्यादा अपने आप को फोकस करना शुरू कर देते हैं तो ये दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहली चीज अपने माइंड को कंट्रोल करना है, आपने बैलेंस करना है। अगर आप दिन में 3 बार स्टूल जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। या अगर मैं दूसरे इसके पहलू की बात करूं, अगर आप एक हफ्ते में 2 या 3 बार भी स्टूल पास करते हैं, जैसे कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो अगर वो 2 हफ्ते में 2 या 1 दिन छोड़ के भी अगर स्टूल पास कर रहे हैं वो भी एक नॉर्मल कैटेगरी में ही काउंट होता है। लेकिन हम ये एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि वो अपने आप को इस तरह से ट्रेन करे कि वो रेगुलरली स्टूल पास करे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपको ये गैस वगैरह, बदहजमी, इस तरह की चीजें ना बने। तो ये आ गई आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अब तीसरी मैनेजमेंट जो आती है वो होती है साइकोथेरेपी। जी हाँ दोस्तों, साइकोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब साइकोथेरेपी के लिए क्या है, आपको सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं, ऑलवेज विजिट अ फिजिशियन। हमेशा डॉक्टर को विजिट कीजिए, उसको अपने बीमारी के बारे में बताइए, उससे डिस्कस कीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है उसके साथ अपना तालमेल बिठाइए। अगर आप किसी डॉक्टर को रेगुलर फॉलो करेंगे, आपके जो फैमिली फिजिशियन है, तो डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट जो है 60-70% ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एक ऐसा पेशेंट जो कि डॉक्टर के टच में नहीं है। डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं इसको हम, सीबीटी, वो करता है आपकी, जिससे आपकी रिकवरी और फास्ट होती है। तो हमेशा प्लीज बी इन टच विद योर फिजिशियन, उससे रेगुलर फॉलो अप कीजिए, उसके पास विजिट कीजिए, उसकी जो एडवाइस है उसको फॉलो कीजिए। अब आता है इसका मेडिसिनल मैनेजमेंट। मेडिसिनल मैनेजमेंट, अब देखिए मेडिसिनल मैनेजमेंट आप सभी को लगभग
पता है, क्योंकि जो भी आईबीएस से सफर कर रहा है उसके घर में कुछ चीजें तो हमें बहुत आम मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलोपैथिक मैनेजमेंट की। एलोपैथिक मैनेजमेंट में जो दवाइयां आती हैं वो हमारे पास आती हैं लैक्सेटिव्स। अब लैक्सेटिव्स क्या है? लैक्सेटिव्स जो होते हैं बेसिकली इनका काम ये होता है कि या तो ये आपके स्टूल में बल्क को बढ़ा देते हैं ताकि वो इजीली पास हो जाए, या क्या करेंगे आपके स्टूल को सॉफ्टन कर देते हैं ताकि स्टूल इजीली पास हो जाए, या आपकी आंतों को स्टिमुलेट करते हैं, आंतों को स्टिमुलेट करके स्टूल को बाहर निकाल देते हैं। तो ये 3-4 तरह के लैक्सेटिव्स आते हैं जो कि आमतौर पे लोग यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं एक बल्क लैक्सेटिव की, तो देखिए मेरे सामने ये है इसेबोगोल। दोस्तों दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर आईबीएस सो फॉर। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि इसको आप कॉन्स्टिपेशन में भी ले सकते हैं और लूज मोशन में भी ले सकते हैं। तो इसेबोगोल का फायदा ये होता है कि इट विल ऐड अ बल्क टू योर इंटेस्टाइन। जब ये बल्क ऐड करेगा तो उससे क्या होगा, स्टूल इजीली पास हो जाएगा और स्टूल फॉर्म्ड स्टूल आएगा, आपको सेमी सॉलिड स्टूल नहीं आएगा, बंद के आएगा। इससे क्या होगा, एक बार में कंटेंट खाली होगा, इससे आपकी भूख बढ़ेगी एंड यू विल फील अ डेफिनेट इंप्रूवमेंट। तो इसेबोगोल को आप अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। बट एक डिस्क्लेमर जो मैं देना चाहूंगा वो ये है कि ऑलवेज आस्क योर फिजिशियन बिफोर एडिंग दिस टू योर डाइट, बट अदरवाइज इट इज नॉर्मल। अगर आप किसी और डिजीज से सफर कर रहे हैं जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल डिफरेंट है, अगर आपकी आंतों में मरोड़ है या टेनिस में इस तरह कुछ बना हुआ है, तो आप एक बार डॉक्टर को जरूर पूछिए ये स्टार्ट करने से पहले। अदरवाइज इन जनरल इसेबोगोल इज वेरी सेफ। तो इसेबोगोल को मैं आपको गाइड करूंगा कि आप इसको जो ये सैशे वाली फॉर्म है इसमें लें। सैशे फॉर्म में क्या होता है, इसमें कैलकुलेटेड डोज होती है। तो आप एक सैशे जो है डेली रात को सोने से पहले पानी के साथ खाएं या दूध के साथ भी खा सकते हैं। तो ये जरूर आप अपना एक रूटीन हैबिट बनाइए कि अगर आप आईबीएस से सफर कर रहे हैं या आप आईबीएस की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो इसेबोगोल का सेवन जरूरी है। अब अगर इसेबोगोल से फर्क नहीं पड़ता है या थोड़ा सा और आप एडवांस तरीके से लोग करते हैं जो कि जाना चाहते हैं, वो आते हैं फिर फीकल जो हमारे स्टूल को स्मूथ बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टूल को स्मूथ बनाने के लिए भी कई हम आजकल डॉक्टर्स हैं जो मेडिसिन लिखते हैं, जिसमें एक कॉमन मेडिसिन है मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये है, वो है क्रीमाफिन। क्रीमाफिन में आपने देखा होगा लिक्विड पैराफिन होता है। तो लिक्विड पैराफिन जो होता है ये आपके स्टूल को सॉफ्टन कर देता है। इससे क्या होता है, स्टूल इजीली पास हो जाता है। तो ये मेडिसिन नॉर्मली हम यूज करते हैं, कई बार इसको ओरली भी दिया जाता है। कई लोगों को आपको पता होगा, बड़ा एक फेमस आजकल कई लोगों को सपोजिटरीज में रेक्टम के नीचे भी रखा जाता है, अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो तो उसको भी रिलीज करता है। उसके बाद आता है डॉक्टर दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑस्मोटिक रेगुलेटर्स। जी हाँ दोस्तों, जो कि हमारे आंतों में पानी के प्रेशर को ऊपर नीचे करते हैं, जिसकी वजह से स्टूल जो है ऊपर नीचे होता है और पास ऑन हो जाता है। तो जो क्रीमाफिन है ये कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का। अब नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो आती है जिसके अंदर हम आंतों को स्टिमुलेट करते हैं कि उसके अंदर जो भी पड़ा है वो उसको बाहर निकाले। जी हाँ, अब इसकी मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये आपने देखा होगा, आप सभी के घरों में लगभग मिलती भी है, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी करते हैं। ये है डल्कोलेक्स। डल्कोलेक्स जिसके अंदर बिसाकोडाइल सॉल्ट होता है, इसको यूज करते हैं दोस्तों हम जब आंतों को हम स्टिमुलेट करके स्टूल को बाहर निकालते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि इसको आप रूटीनली ज्यादा मात्रा में यूज ना करें। अगर आपने डॉक्टर ने एडवाइस किया आपको तो आप यूज कर सकते हैं उनकी एडवाइस के साथ, अदरवाइज को इन जनरल आपने ज्यादा यूज नहीं करना। तो ये जो मेडिसिन मैंने आपको सारी बताई, इन सबके अंदर जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है जो आप यूज कर सकते हैं वो है इसेबोगोल, जिसको मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, क्योंकि मैं अपने प्रैक्टिस में जो आईबीएस के पेशेंट्स होते हैं उनको डेफिनेटली ये इसेबोगोल प्रिस्क्राइब करता हूं और उनमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। अब बात आती है इसकी नेक्स्ट हमारे पास इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या है। तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं अपने, सबसे पहले आपने डॉक्टर के पास विजिट करना है और उसको अपना केस देना है। केस देने के बाद डॉक्टर आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो पास्ट सिचुएशंस हैं और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इनको देख के आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालेगा। उस रेमेडी के हिसाब से वो आपकी मेडिसिन जो है स्टार्ट करेगा। तो वो रेमेडी जरूर जो है आप अपने डॉक्टर के साथ विजिट करके वहां से वो निकालें। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको मिल जाएगी तो आपको इंप्रूवमेंट जो है बहुत फास्ट आएगी और लॉन्ग लास्टिंग इंप्रूवमेंट आएगी। अब आती है सेकंड बात हमारी कि अब हमने इसकी दूसरी तरह से जनरल मैनेजमेंट कैसे करनी है। अगर कोई मेरा दोस्त या कोई भाई मेरा अगर किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पाता या आपके आसपास कोई होम्योपैथिक फिजिशियन नहीं है, तो उसके लिए जो मैं आपको एक मेडिसिन जनरल एडवाइस करना चाहूंगा, एक आती है मेडिसिन नक्स वोमिका। वो आप सभी को पता है, काफी लोग इसको यूज भी करते हैं। तो नक्स वोमिका एक ऐसी मेडिसिन है, अगर कोई पेशेंट ज्यादा स्ट्रेस में रहता है या उसका एक्टिव लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग भी करते हैं, ड्रिंकिंग भी करते हैं, दिमाग में प्रेशर इतना रहता है और उसके बाद उसका पेट तना रहता है, हैवीनेस रहती है, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, या वर्कोहॉलिक जिन्हें कहते हैं, हम के काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, इन चीजों में घुसे हुए हैं, तो उनको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं नक्स वोमिका, विच इज जनरल रेमेडी।
तो और दूसरी तरफ में अगर बात करूं, उसका दूसरा एस्पेक्ट है आईबीएस का, वो है लूज मोशन का। तो अगर आपको बार बार ऐसा फील होता है कि आपका टमी लूज हो रहा है, आपको स्टूल पास करने जाना है, या बार बार फ्रीक्वेंसी स्टूल की आपकी बढ़ गई है, तो उस केस में एक जनरल मेडिसिन जो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या ले सकते हैं, दैट इज अ पल्सिटिला। तो ये दोनों मेडिसिन जो हैं आप 30 पोटेंसीज में सुबह दोपहर शाम लें, तो इससे काफी आपको आराम आएगा। बट वही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को नहीं भूलना है, वो अपने हमेशा कोशिश करनी है कि डॉक्टर के पास जाके हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अपनी निकाल सकें। उसके बाद टिंचर्स में हमारे पास एक बहुत अच्छी रेंज है। टिंचर्स में 3-4 टिंचर हैं जो कि इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिसमें सबसे पहला टिंचर मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा सिंकोना ऑफिशियनालिस क्यू। जी हाँ दोस्तों, चाइना क्यू बड़ी ही फेमस मेडिसिन है, टिंचर फॉर्म में हम देते हैं, जो कि गैस, बदहजमी और हैवीनेस, इन चीजों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आप इसको 10 बूंदे इसकी पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, और इससे आपको कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन दोनों में फर्क पड़ेगा। बाकी आपको पेट भी काफी लाइट महसूस होगा। इसके अलावा जो मेडिसिन आती है वो आती है होलरीना एंटी डायसेंट्रिका क्यू। तो ये मेडिसिन जो है ये आप यूज कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर आईबीएस। तो ये टिंचर भी आप अपना कॉमन रूटीन में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आती है एक मेडिसिन विच इज कॉल्ड अ बायोकेमिक रेमेडी, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, और मेरे हिसाब से जो बेस्ट बायोकेमिक रेमेडी इस चीज के अंदर है, दैट इज कालीफॉस 6x। तो ये एक टिश्यू रेमेडी है कालीफॉस 6x, जिसको आप रूटीन में यूज कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम 4 टैबलेट्स खाइए इसकी, जिससे आपको काफी हद तक मेंटल जो आपका स्ट्रेस है वो कंट्रोल होगा, और पेट पे फिजिकली भी आप अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे। तो ये तो थी जनरल मेडिसिन जो मैंने आपको उसकी बताई। कुछ लोग होम्योपैथिक में पेटेंट्स भी यूज करते हैं, और एक पेटेंट जो मैं खास आपको बताना चाहूंगा जो कई पेशेंट्स यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड अ येलो टैब। जी हाँ, येलो टैब आप यूज कर सकते हैं। इसकी 2 गोलियां आप रात को गर्म दूध के साथ खाएंगे तो आपको पेट में काफी रिलीव महसूस होगा, कॉन्स्टिपेशन आपका रिलीव होगा। लेकिन अगर आपको लूज मोशन है तो आपने इस मेडिसिन को अवॉइड करना है। तो वही बात है, ये सारी चीजें इवैल्यूएट कर सकेगा आपका डॉक्टर, तो जरूर डॉक्टर के पास विजिट करना है। ये सारी जनरल मेडिसिन जो मैंने आपको बताई, जो आप खा सकते हैं रूटीन में। बाकी इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं वो आपने अपने फिजिशियन से पूछनी है और वो चीजें शुरू करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक विच इज बेस्ड ऑन IBS। आई होप दोस्तों मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए होंगे। अगर आपको कोई और डाउट है, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि हमें आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्योंकि हमारा देखिए चैनल नया है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकें ताकि वो आपको फायदा करे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।